हेलो एवरीवन। आज से हम 2025 में जो पेपर्स हुए हैं स्कॉलरशिप के लास्ट ईयर मतलब और उसका पेपर 1 हम लोग आज सॉल्व करेंगे, जिसमें फर्स्ट लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स होता है। और आज के वीडियो में हम लोग लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये फरवरी 2025 में हुई है एग्ज़ाम। ठीक है, मुझे डेट मालूम नहीं है लेकिन ये फरवरी में हुआ है। हम पेपर 1 कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमारा मीडियम तो हम हमेशा इंग्लिश मीडियम के लिए वीडियो हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, इसमें लैंग्वेज और मैथमेटिक्स होता है। तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फर्स्ट लैंग्वेज जो होता है वो इंग्लिश होता है। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द फॉलोइंग। अनिकेत एंड केतकी हैड their breakfast and lunch at the same time at 11 a.m. So we can say that they had their dash that day. तो जब भी ब्रेकफास्ट और लंच को एक साथ किया जाता है ना, तो उसको हम बहुत ही अजीब मतलब नाम दिया हुआ है, उसको ब्रंच नाम दिया हुआ है ना। तो ब्रंच कैसे दिया है मालूम है, ब्रेकफास्ट का BR और लंच का है ना UNCH। तो ये यहाँ से वो ब्रंच वर्ड बन गया है। ठीक है, तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन वर्ड। आवर संस्कृत टीचर टोल्ड अस टू राइट एन एक्सट्रैक्ट ऑन द यूजफुलनेस ऑफ महिषा। वॉट इज द मीनिंग ऑफ एन अंडरलाइन वर्ड। तो ये जो अंडरलाइन किया हुआ है जो वर्ड यहाँ पे महिषा, इसका जो मीनिंग हमें बताना है, क्योंकि देखो संस्कृत की टीचर हैं तो वो संस्कृत में ही बोलेंगे। ठीक है ना, तो यूजफुलनेस ऑफ महिषा, तो जो महिषा जो है वर्ड, उसका जो इंग्लिश में नाम होता है बफेलो, है ना। भैंस को कहा जाता है संस्कृत में महिषा, तो हम लोग उसको बफेलो कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, चूज अ करेक्ट ऑप्शन। सोसाइटी इलेक्टेड साक्षी अ फेलो एट द एज ऑफ 25 विच इज़ वेरी रिमार्केबल थिंग। तो ये जो अ फेलो लिखा है ना, तो फेलो का मतलब एक अच्छा आदमी है ना, आदमी या जो भी है, लेडीज़ जो भी है। तो सोसाइटी ने एक साक्षी नाम की जो है हमारी दीदी हैं 25 ईयर्स की, तो उन्हें फेलो बोल के इलेक्ट किया हुआ है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। तो इसका जो आंसर है, इसका ऑप्शन आता है 4th नंबर का। एक तरह से एक अवार्ड की या कहना चाहिए एक टाइटल या उनको एक सम्मान दिया हुआ है, किन्होंने, एक सोसाइटी ने उनको सम्मान दिया हुआ है फेलो का। अगर यहाँ पे देखिए, अगर ये सोसाइटी की जगह अगर यूनिवर्सिटी रहता ना, तो इसका आंसर फर्स्ट आ जाता। एक्चुअली फेलो का मतलब स्कॉलरशिप भी होता है, स्कॉलरशिप गिवन बाय द, यहाँ पे रॉयल सोसाइटी नहीं रहता, फिर यूनिवर्सिटी है ना, यहाँ यूनिवर्सिटी आ जाएगा। फिर अगर ये यूनिवर्सिटी होता है यहाँ पे तो पहला वाला आंसर आ जाता है इसका, लेकिन अभी सोसाइटी लिखा हुआ है इसलिए इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4। एक तरह का सम्मान है, ठीक है ना। फेलो मतलब एक सम्मान है जो कि उन्होंने 25 साल की एज में ही ले लिया, लेकिन इस सम्मान पाने के लिए तो बहुत दिन लगते हैं, है ना। मतलब बोलते हैं ना, एक हमारा इमेज, अच्छा इमेज बनाने के लिए बहुत समय लगता है, बिगड़ने के लिए बहुत कुछ सेकंड ही बहुत हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड आउट 2 करेक्ट एंटोनिम्स फॉर द गिवन वर्ड्स। सिनोनिम्स नहीं, एंटोनिम्स उल्टा अर्थ हो जाता है। सिनोनिम्स यानी समानार्थी, एंटोनिम्स यानी विरुद्धार्थी। तो लाइट के विरुद्धार्थी शब्द हमें यहाँ बताना है, अपोजिट वर्ड्स बताना है। तो लाइट जो है, लाइट का 2 यूज़ होता है। एक तो लाइट मीन्स हम लोग प्रकाश, है ना, प्रकाश के लिए हम लोग लाइट शब्द का यूज़ करते हैं, तो उसके लिए उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, है ना। उजाला, लाइट यानी उजाला, और डार्क यानी अंधेरा। और दूसरा होता है बहुत ही, हम बोलते हैं लाइट वेट है, बहुत हल्का है, यानी वेट के लिए भी हम लोग उसका यूज़ करते हैं लाइट के लिए, तो लाइट वर्ड को। तो हल्का के लिए करते हैं, तो उसका हल्का का है ना अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, हैवी। तो 3rd नंबर का भी इसका एक ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमें ये भी दिया गया है कि 2 करेक्ट एंटोनिम्स हमें बताना है। तो लाइट के 2 एंटोनिम्स कौन से हो जाएंगे, 3rd और 4th। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5।
choose to correct alternative of correct auxiliaries showing permission in the following. परमिशन देना है तो यहाँ पे कौन से वर्ड आएंगे, तो यू डैश गो नाउ, तो शुड या वुड तो आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि वो परमिशन नहीं होता है, वो तो एक सजेशन टाइप का हो कि अब आपको जाना चाहिए, है ना, अब आपको जाना होगा। तो यहाँ परमिशन नहीं दे रहे, यहाँ तो एक सजेशन दे रहे कि आपको अभी घर जाना चाहिए, काफ़ी देर हो चुकी है। परमिशन मतलब अब यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो, है ना। परमिशन जैसे अभी ऑफिस से अगर जाना हो, जब तक बॉस नहीं बोलता है तब तक नहीं जा सकते, तो जब बॉस बोलेगा कि अब तुम जाओ भैया तभी जा सकते हो, वो परमिशन दे रहा है हमको घर जाने की, तो यू कैन गो नाउ, तो यहाँ पे कैन आएगा। या फिर और थोड़ा सा रिस्पेक्ट से अगर बोलते हैं कोई तो यू मे गो नाउ, है ना। तो ये दोनों भी ऑप्शन है, सेकेंड और थर्ड जो है ये परमिशन देने वाले ऑक्सिलरीज हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्या बोल रहा है। चूज द करेक्ट सेंटेंस बाय चेंजिंग इट इनटू निगेटिव फॉर्म। तो जब भी कोई सेंटेंस दिया है उसको निगेटिव हमें बनाना है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस है उसको निगेटिव सेंटेंस अगर बनाना है तो उसमें नो नॉट वगैरह डाल दो तो निगेटिव बन जाएगा। तो देखो, आई वॉज डाउटफुल वेदर इट वॉज यू, मुझे थोड़ा सा डाउट था कि ये आप ही हैं क्या। तो यहाँ पे देखो ये जो तीनों सेंटेंस दिए इसमें से देखो सेकंड वाले सेंटेंस में तो कहीं नॉट आ ही नहीं रहा है, तो ये तो बिल्कुल होगा ही नहीं। थर्ड वाला जो सेंटेंस है ना, इन्होंने तो स्ट्रक्चर उल्टा सीधा कर दिया पूरा। ही वॉज श्योर दैट ही वॉज आई, ये स्ट्रक्चर ही पूरा बिगाड़ दिया है इसमें। तो फोर्थ में भी देखो ही वॉज नॉट श्योर दैट इट वॉज हिम, ये भी ठीक नहीं है स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो इसका जो फर्स्ट वाला जो है ना, यही इसका करेक्ट आंसर है, आई वॉज नॉट श्योर दैट इट वॉज यू, ठीक है ना। तो मतलब उसका मीनिंग भी नहीं चेंज हो रहा है, सब कुछ ज्यों का त्यों रह रहा है और निगेटिव सेंटेंस भी बन गया है वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। नीचे एक सेंटेंस दिया हुआ है, वो किस टाइप का है, हमें चारों में से एक ऑप्शन को चूज करना है। तो देखिए, एज इट वॉज बिगिनिंग टू रेन कॉमा वी वेटेड देयर फॉर अ वाइल, मतलब बारिश शुरू हो गई थी इसीलिए हम वहाँ पे थोड़ी देर हम लोगों ने वेट किया, रुक गए हम थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो सेंटेंस है, इस टाइप के सेंटेंस मतलब दो उसमें सेंटेंस मिलकर एक सेंटेंस बनता है, और उसमें से एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है और दूसरा डिपेंडेंट होता है। जैसे अभी इसमें जो है इंडिपेंडेंट है, भाई बारिश आ गई, इट वॉज, है ना, एज इट वॉज बिगिनिंग टू रेन, बारिश आ गई, अब आ गई तो आ गई, अब बारिश के वजह से हम लोग नहीं जा पाए, है ना। तो जो सेकंड नंबर का जो सेंटेंस है, वी वेटेड देयर फॉर अ व्हाइल, बारिश आने के वजह से ही हमने वहाँ पे थोड़ी देर इंतजार किया, है ना, बारिश रुकने का। अगर बारिश नहीं आती तो हम सीधे घर चले जाते। तो ये डिपेंड हो गया, ये जो सेकंड नंबर का सेंटेंस है जो यहाँ से यहाँ तक है, वी वेटेड फॉर देयर फॉर अ व्हाइल, तो ये डिपेंड है पहले वाले सेंटेंस पे, है ना, तो ये डिपेंडेंट है। तो जब भी ऐसा होता है कि एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है और उसके साथ में एक डिपेंडेंट सेंटेंस होता है, तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर 3, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फाइंड कंपाउंड कंजंक्शंस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। नीचे एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें हमें कंजंक्शन, लेकिन कौन से कंपाउंड कंजंक्शंस हमें बताना है। तो बताइए, इसमें देखिए क्या लिखा है सेंटेंस, आई विल फॉरगिव यू ऑन कंडीशन दैट यू डू नॉट रिपीट द ऑफेंस, मतलब मैं आपको माफ़ कर दूंगा लेकिन एक ही कंडीशन पे कि फिर से आप ये बार बार, है ना, ऑफेंस मतलब होता है थोड़ा सा इलीगल एक्टिविटी टाइप का, अगर आप बार बार ये जो इलीगल एक्टिविटी है ये ना करें तो मैं आपको माफ़ कर दूंगा। तो इसमें देखिए कंजंक्शन क्या होते हैं, दो सेंटेंस या दो फ्रेज को जोड़ने वाले, है ना। तो आपको मालूम होगा कंजंक्शन कौन से, जैसे जो सिंगल कंजंक्शन होते हैं, एंड, है ना, एंड और, है ना, दैट वगैरह इस टाइप के जो होते हैं तो वो कंजंक्शंस हैं हमारे। तो यहाँ पे लेकिन जो है कंपाउंड कंजंक्शन है, दो या दो से अधिक वर्ड से मिलकर जो बनता है तो उसको कंपाउंड कंजंक्शन कहते हैं। तो इसमें जो कंपाउंड कंजंक्शन है वो है हमारा ऑन कंडीशन दैट, ये आ रहा है, क्योंकि मैं आपको माफ़ करूँगा
इस पे, किस कंडीशन पे, है ना। और दूसरा जो सेंटेंस है ये दूसरा है, यू डू नॉट रिपीट द ऑफेंस, है ना। तो ये दोनों सेंटेंसेस को, ये जो है ऑन कंडीशन दैट, ये इसको दोनों सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। तो इसका जो कंपाउंड कंजंक्शन है वो है सेकेंड, ऑन कंडीशन दैट। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड आउट द एरर एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसमें एक इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस लिखा हुआ है, देखते हैं क्या लिखा है। रमेश said that he wants to be the soldier। अब इसमें देखिए, इसमें said मतलब वो, ये थोड़ा पास्ट टेंस की बात हो गई है। पास्ट टेंस में उसने कहा था, है ना, रमेश ने कहा था। तो यहाँ पे जो है ना वर्ब का जो फॉर्म है ये वांट्स नहीं आएगा, ये तो प्रेजेंट टेंस का हो गया ना। तो इसलिए यहाँ पे वांट्स की जगह अगर ये यहाँ पे वांटेड होता तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाता, वांटेड। तो हमारा जो है फर्स्ट जो है ये इनकरेक्ट है, मतलब यहाँ पे हमें वांट्स की जगह वांटेड करना पड़ेगा। तो ये वाला एरर है वांट्स का। अगर हम इसको अगर आप दूसरी तरह से भी देख सकते हैं वैसा, कि अगर यहाँ पे सेड की जगह ना, सेड लिखा है उसकी जगह अगर सेज लिखा होता, SAYS सेज, मतलब रमेश कहता है कि दैट ही वांट्स, फिर इस समय हमारा ये वांट्स सही रहता। तो ये दूसरा जो है वो भी एक तरह से इनकरेक्ट है, वो एक तरह से एरर है। तो या तो सैड जो है ना वो अगर रखते हैं हम लोग वैसा का वैसा, तो यहाँ वांटेड करना पड़ेगा। अगर हमको वांट्स को ज्यों का त्यों रखना है तो यहाँ सेज करना पड़ेगा, तब ये जो सेंटेंस है वो करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो इसके दो आंसर आते हैं, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, इंस्ट्रक्शन फॉर क्वेश्चन 10 एंड क्वेश्चन 11। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 के लिए इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, तो देखते हैं इसे। तो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 के लिए इंस्ट्रक्शन दिए हुए, देखो, रीड द फॉलोइंग न्यूज़ एंड आंसर द क्वेश्चन। ये न्यूज़ दी हुई है, ठीक है। यूनेस्को एड्स 2 साइट्स ऑफ इंडिया टू द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। तो ये एक रिपोर्ट लिखा हुआ है, प्रशस्ति कुलकर्णी रिपोर्टर होंगी ये, उन्होंने ये पूरा रिपोर्ट लिखा हुआ है। तो ये आप पढ़ लीजिए, मैंने पढ़ चुका हूँ। ठीक है, तो इस बेसिस पे हमें क्वेश्चन नंबर 10 और 11 सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, विच अनदर वर्ड इज यूज्ड इन द अबोव न्यूज फॉर यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे पूरा ये लिखा हुआ है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और यूनेस्को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यूनेस्को। और ये आपको मालूम भी होगा, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। यूनेस्को साइट्स होती हैं, है ना, जैसे हमारे यहाँ जो एलोरा अजंता की केव्स हैं, है ना, ये ताजमहल है, जितने भी फेमस जो लैंडस्केप्स होते हैं ना, वो सब यूनेस्को अपनी लिस्ट में, उसको हेरिटेज की लिस्ट में ऐड करता है हर साल, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में मैच द पेयर्स एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स लिखा हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एरर है, इस वजह से आंसर शीट में इसका आंसर नहीं दिया हुआ है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको फिर भी हम सॉल्व करेंगे। देखो, अजंता केव्स जो है वो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। तो फर्स्ट का तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो फर्स्ट का बी जहाँ भी होगा तो ये पहले और तीसरे आंसर में है, तो दूसरा चौथा तो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में होयसाला टेम्पल जो है ना, ये है कर्नाटका में, तो इसका तो सी आ जाएगा, सेकंड का सी आ जाएगा। और शांति निकेतन कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, तो उसका ए आ जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या हुआ है यहाँ पे, देखो, यहाँ तो फर्स्ट का बी है तो यहाँ ए है, तो ये तो होगा ही नहीं आंसर, और इसका सी है तो ये भी नहीं होगा। ये दोनों में से एक हो सकते हैं। तो फर्स्ट का बी, सेकंड का यहाँ पे ए लिखा हुआ है, लेकिन हमारा तो सी आता है। और थर्ड का सी लिखा हुआ है, यहाँ हमारा ए आ रहा है। ये ए जैसा नहीं दिख रहा है क्या, कुछ और दिख रहा है। ठीक से लिख लेते हैं इसको, ए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, मतलब पहला भी नहीं है। अगर हम थर्ड को देखते हैं तो देखो, फर्स्ट का बी ठीक है, सेकंड का सी ठीक है, और थर्ड का यहाँ पे बी लिखा हुआ है। यहाँ पे बी की जगह ना यहाँ पे चाहिए था ए। और इस वजह से जो हमारा आंसर शीट है, जो बोर्ड ने आंसर शीट दिया हुआ है, उसमें इसका आंसर ही नहीं दिया, उस आंसर को इन्होंने स्टार कर दिया है, मतलब ये क्वेश्चन जो है वो गलत है। तो ऐसे टाइम में आप लोगों को इसका
एक्स्ट्रा मार्क मिल जाता है, एक सभी को मिलता है वो, ठीक है। तो इसका एक्चुअली आंसर जो है ना थर्ड आना चाहिए, लेकिन किस कंडीशन पे, अगर थर्ड के यहाँ बी की जगह ए लिखा होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखो यहाँ बी लिखा हुआ है, एक्चुअली वो बी नहीं है, यहाँ पे चाहिए था ए। अगर यहाँ ए होता तो ये थर्ड नंबर का इसका आंसर होता। तो हम ये मान के चलते हैं कि चलो ये ए लिखा है और इसका आंसर थर्ड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विच WH वर्ड इज यूज टू फॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस और क्वेश्चन टू गेट एन underlined part as an answer. So the fox, the vulture and the leopard took an oath of loyalty. ये तो मालूम होगा ना आपको, जैसे कि जो वल्चर होते हैं ये है ना, ये सब जंगली प्राणी है, फॉक्स लेपर्ड वगैरह। तो जब भी कोई ऐसा प्राणी मर जाता है ना तो ये सब मिल बांट के खाते हैं तो और जो लोमड़ी ना वो बहुत चतुर होती है, वो अपना चुपचाप लेके जाती मांस अलग से अपना, है ना। तो वल्चर भी जहाँ भी मतलब कोई जानवर मर गया तो तुरंत वहाँ पे आ जाता है खाने के लिए। लेपर्ड भी आ जाता है, सब एक दूसरे खींचातानी करते हैं, लेकिन फिर बाद में उनमें एक वो लोग शपथ ले लेते हैं कि भैया नहीं, हम अपना ईमानदारी से जिसका जिसका जो जो हिस्सा है वो लेगा और खाएगा, है ना। तो ये इस टाइप का एक छोटा इस सेंटेंस में वो दिया हुआ है। तो इस ये जो है ना ये आंसर है, एक क्वेश्चन का आंसर है। तो वो क्वेश्चन कैसा बनेगा, उन्होंने क्या लिया, उन्होंने शपथ ली एक लॉयल्टी की, मतलब ईमानदारी की शपथ ली उन्होंने। तो क्या लिया, तो व्हाट आएगा ना इसका, है ना, क्वेश्चन में व्हाट ही आएगा। तो हाउ तो नहीं आएगा, वेयर, हु वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। इसका आंसर जो है, जो WH क्वेश्चन अगर बनाएंगे इसका तो व्हाट ही आएगा, कि व्हाट द फॉक्स, द वल्चर एंड लेपर्ड टुक। तो उन्होंने क्या लिया, दे टुक एन ओथ ऑफ लॉयल्टी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कॉक्स क्रो इन द मॉर्निंग, ठीक है ना। अब ये क्रो मतलब कौवा नहीं है, हाँ। कॉक्स क्रो मतलब कॉक जो होते हैं ना, मुर्गे बांग देते हैं सुबह सुबह, है ना। सबसे पहले सुबह 4 बजे से शुरू हो जाता है मुर्गों का भाग देना, है, कुकड़ू कुकड़ू सुबह हो गई मामू जल्दी उठो। तो क्रो का मतलब क्या है, बांग देना। देना मीन्स, अब देखो ये एक तरह से बांग देते हैं, ये क्या है ना। जैसे सोना, पीना, खाना, देना, लेना, ये सब वर्ब्स हैं, है ना। तो ये क्या है, क्रो मतलब अंडरलाइन वर्ड जो है ना वो क्या है, कौन सा टाइप का वर्ड है, तो ये है वर्ब। थर्ड नंबर का आता है इसका वर्ब, ठीक है। आंसर है 13 का ऑप्शन नंबर 3 वर्ब। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16 के लिए इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, रीड द पोयम एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो ये पोयम को पढ़ना है और उसके बेसिस पे हमें 14, 15 और 16 के आंसर देना है। तो ये पोयम तो मैंने पढ़ चुका है, आप भी पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है। मैं अभी पढ़ूंगा तो टाइम जाएगा ना फालतू में, तो इसलिए आप पढ़ लीजिए इसको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, इसको मैंने थोड़ा छोटा कर दिया है। 14, 15, 16 तीनों भी क्वेश्चन दिख रहे हैं, ऊपर पोयम भी दिख रही है हमें। तो वाई वॉज द लिटिल काइट अफ्रेड, जो छोटी पतंग थी वो क्यों डरी हुई थी, क्योंकि उसको क्या डर था उसको। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, आई नो आई शुड फॉल इफ़ आई ट्राई टू फ्लाई, मतलब मैं अगर उड़ने की कोशिश करूँगी तो मैं गिर जाऊँगी, मतलब उसको डर था दैट, है ना। और यहाँ पे पतंग को शी वगैरह नहीं बोला, ही बोला है उसको, पतंग को मतलब उसका जेंडर, है ना, मैस्कुलाइन जेंडर रखा हुआ है, पुरुषवाचक। तो इसका आता है, देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड आता है, दैट ही वुड फॉल, है ना, कि वो पतंग जो है वो गिर जाएगा। हाँ, तो हम लोग हाँ हिंदी में तो पतंग को स्त्रीलिंग समझते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने उसको पुरुषवाचक दिया है। चलो ठीक है, तो 14 का आंसर आ रहा है आपका थर्ड, ठीक है। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विच एनकरेजिंग वर्ड्स द काइट सेड टू द लिटिल काइट। एक बड़ी काइट भी है वहाँ पे, बड़ा वाला काइट, अभी यहाँ पे बोलेंगे तो बड़ा वाला बोलना पड़ेगा, बड़ा वाला काइट है, वो छोटे वाले काइट को क्या बोलता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ओनली ट्राई, ट्राई करो, उड़ने का ट्राई करो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाता है ट्राई, ओनली ट्राई, इसका आंसर आता है 15 का फर्स्ट। ये देखो यहाँ पे ये लिटिल काइट सेड आई एम अफ्रेड आई विल
फॉल, है ना। तो ये पहले वाले का जो है ना थर्ड नंबर का आंसर ये यहाँ से लिखना चाहिए हमें। और जो सेकंड वाले का आंसर है वो ओनली ट्राई लिखा हुआ है, ट्राई सेट द बिग काइट ओनली ट्राई, तो इसका ट्राई ओनली ट्राई। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, हु रोज टूवर्ड्स द स्काई। तो स्काई की तरफ किसने मतलब रोज यानी बढ़ गया, किसकी तरफ मतलब झेप ले लिया उसने, तो बड़ी वाली काइट ने, है ना। तो बड़ी वाली काइट है ना, आई एम ऑफ एंड ये देखो यहाँ पे द बिग काइट नोडेड, मतलब अपना सिर हिलाया, वेल गुड बाय, आई एम ऑफ मैं तो चला, और एंड ही रोज टूवर्ड्स द ट्रैंक्विल स्काई, है ना। तो कौन रोज हुआ स्काई में, तो बिग काइट, इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है, इसको पोएम को पढ़ लो, उसमें इजीली आंसर मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या दिया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ वर्ड लेडर ऑफ वार्म टू कोल्ड। अब ये वर्ड लेडर क्या होता है कि हमें क्या करना होता है, वार्म से लेकर कोल्ड तक जाना है। मतलब जैसे यहाँ पे हमने एक वार्म जो वर्ड लिखा हुआ है, हमें जाना है कोल्ड तक, लेकिन इसमें कंडीशन क्या होती है, एक तरह का गेम समझ के चलो इसको, एक टाइम में हम लोग एक ही लेटर इसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अभी WARM है ना, तो यहाँ पे सपोज पहला जो ऑप्शन है, तो W की जगह हम D ले लेंगे, और फिर बाद में बाकी का ज्यों का त्यों लिखेंगे, ठीक है। तो ये बन गया क्या, कोल्ड नहीं बना। उसके बाद में फिर और दूसरी बार में क्या करेंगे, D फिर L ले लेंगे, फिर RM ले लेंगे, कोल्ड बना क्या, नहीं बना। फिर उसके बाद में DL और थर्ड नंबर है O, और फिर अभी M ले लेंगे, अभी भी बना क्या, कोल्ड नहीं बना। फिर से हम लोग DLO और C, अभी बन गया क्या, कोल्ड नहीं बना भाई, यहाँ पे तो कोल्ड बन ही नहीं रहा है, DLOC। अगर इसमें से भी हम एक वर्ड एट ए टाइम, सिर्फ एक ही वर्ड को हम शिफ्ट करते हैं कहीं भी, जैसे हम लोग C को पहले लिख लेते हैं तो CDLO बन जाएगा, या D को लास्ट में लिखें तो LOCD बन जाएगा, या O को पहले लिख लेते हैं, है ना, तो ODLC बन जाएगा। मतलब इसको इस जो 4 लेटर्स है ना, जो वार्म की जगह एक एक करके हम लोगों ने शिफ्ट मतलब इंटरचेंज कर दिया है, इसको आप किसी भी तरह से शिफ्ट करके देख लो एट ए टाइम एक ही लेटर, तो ये कहीं भी कोल्ड नहीं बनता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाता है। दूसरा वाला इजी है, देखो WARM है, तो सबसे पहले W को C से चेंज कर दो, बाकी जो का त्यों लिख दो। फिर बाद में सेकंड में A को O से शिफ्ट कर दो, बाकी जो का त्यों लिख दो RM, ठीक है। थर्ड में फिर क्या है, COR की जगह L कर दो, M लिखो जो का त्यों, और उसके बाद में COL और M की जगह D लिख दो, कोल्ड बन गया। तो इसका आंसर आ गया, सेकेंड नंबर वाला आंसर आता है। उसके बाद थर्ड भी नहीं आता है, फोर्थ वाला मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि किस तरह से वर्ड लेडर होता है। तो फोर्थ वाला, थर्ड तो बनता नहीं है, मैं जैसा ये फर्स्ट वाला है ना वैसे ही वो थर्ड भी है। तो देखो वार्म, पहले हम लोग W की जगह D ले लेंगे, ठीक है, फिर ARM ले लेंगे, उसके बाद में D, और फिर बाद में C ले लेंगे, और जो का त्यों RM जो का त्यों लिखेंगे। एक एट ए टाइम एक ही लेटर हम चेंज कर सकते हैं, हाँ, DC, और फिर R की जगह O ले लेंगे, और ये M जो का त्यों रहेगा, और फिर DCO और M की जगह हम L ले लेंगे। अब इसमें देखो, इसमें अगर हम लोग ये जो हमें मिला है DCOL, इसमें अगर हम D को एक इधर यहाँ शिफ्ट कर देते हैं तो ये COLD बन जाता है। तो इसका मतलब हम इसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये भी इसका आंसर है। तो इसका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। इन दोनों को आप ऐसे अरेंज करके देखो और लगाओ दिमाग इधर उधर घुमा घुमा के, कोल्ड बनता है क्या, बन गया तो अच्छी बात है, ठीक है। मेरे ख्याल से तो ऐसे ही इसका आंसर है। मेरे लिए भी ये थोड़ा सा नया है, इसके पहले शायद ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, फाइंड आउट द ऑड मैन आउट फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस रिगार्डिंग द पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गया कि यहाँ पे भी मिसप्रिंट हो गया है। ये क्वेश्चन
और इसका भी जो हमारा आंसर शीट होता है उसमें आंसर नहीं दिया है, उसमें स्टार कर दिया है इन्होंने, क्योंकि ये क्वेश्चन ही गलत हो गया। देखिए यहाँ पे था पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है ना। आप कुछ याद आ रहा है कि मैं, मुझे तो याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, इस टाइप का एक क्वेश्चन आ चुका है हमें। टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। तो इसका जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो एंटीथेसिस होता है, एंटीथेसिस। ठीक है ना। ये बाकी के भी आप थोड़ा सा ढूंढ लो क्या क्या इसके होते हैं, है ना, बहुत सारे होते हैं ना, आपको मेटाफोर, है ना, सिमिली, इस टाइप के फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है अलंकारिक भाषा, जो कि जो साहित्य होता है ना, लिटरेचर, लिटरेचर में यूज़ की जाती है इस टाइप की लैंग्वेज। तो यहाँ पे जो है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखा हुआ है ना, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग कैसे उसके रिगार्डिंग हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस ऑड मैन आउट है, क्योंकि इसमें तो देखो सब में जैसे ना ये पार्ट ऑफ स्पीच तो क्या हो जाएगा, नाउन, प्रोनाउन, है ना, वर्ब, एडवर्ब वगैरह, एडजेक्टिव वगैरह, ये सब आ जाएंगे उसमें। तो उसके बेसिस पे तो हम किसी सेंटेंस को, है ना, ऑड बता नहीं सकते हैं। हाँ, इसमें से ऑड क्या होगा कि सभी के सभी सब, है ना, जैसे सभी एंटीथेसिस है और एक ही समझ लो मेटाफोर है, तो फिर वो भाई जो अलग है मेटाफोर वो ऑड मैन आउट है, इस टाइप से हम बता सकते थे। ठीक है ना। अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है, नहीं तो अभी हम सारे सेंटेंस वो करके देख लिए होता है, लेकिन छोड़ो अभी। इसका जो आंसर है, आपको अगर टाइम मिलता है तो ये चारों सेंटेंस, एक तो मैंने बता दिया एंटीथेसिस, इसके पहले हम लोगों ने इसको किया है, इसलिए मुझे थोड़ा याद आ रहा है। ये जो सेंटेंसेस हैं इनके फिगर ऑफ स्पीच क्या हैं आप फाइंड कीजिए, और इसमें से कोई ऑड मैन आउट मिलता है क्या आप देखिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर इसको हम स्किप कर रहे हैं, क्योंकि इसका आंसर, ये क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है। हालांकि कर सकते हैं, जैसे मैंने इसके पहले भी एक गलत क्वेश्चन को किया हुआ है, ठीक है ना, लेकिन अभी इसको छोड़ देते हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द अंडरलाइंड वर्ड रुतु वॉज इल, so she sent a message to her class teacher. The class teacher replied, take care. Which short form she might used to the underlined word? तो इसका तो सीधा सीधा भाई जो अभी नए जनरेशन के आप जेड क्या जेन जी, आप लोग सब जेन जी वाले हैं, तो आप तो पहले ही इसको तो देखते ही देखते इसका आंसर बता देंगे कि टीसी होता है टेक केयर। तो बहुत व्हाट्सअप में बहुत यूज़ करते हैं लोग भैया आजकल, तो पूछो ही मत। चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द स्लोगन। एक स्लोगन होता है, उसमें से देखो यहाँ पे दो जगह कौन कौन से वर्ड आएंगे, तो इसमें देखो लर्नर्स यहाँ पे आता है पहले में, लर्नर्स टुडे, लीडर्स टुमारो, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा भैया। ठीक है ना। तो इसलिए पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, सीखो, सीखोगे तो ही बढ़ोगे, नहीं तो कुछ नहीं भैया, जहाँ है वहीं रहोगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, 22 एंड 23 के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो ये एक्सट्रैक्ट मतलब क्या होता है कि एक बहुत बड़ी सी न्यूज़ है, बहुत बड़ा सा कुछ है, उसमें से थोड़ा सा छोटे में सारांश जिसको बोलते हैं, है ना, शॉर्ट में रिपोर्ट करना। तो एक छोटा सा इन्होंने रिपोर्ट बनाया है, और ये है साउंड के ऊपर, साउंड पोल्यूशन के ऊपर है। तो आप इसको रीड कीजिए। तो इसका क्वेश्चन देखिए, उसके बेसिस पे क्या है। व्हाट हैपन्स व्हेन सॉन्ग कम्स विथ अ वेरी हाई पिच एंड सेवरिटी। तो अगर कोई गाना हमको बहुत ऊंची, बहुत लाउड साउंड में अगर सुनाई दे, तो हमको क्या लगेगा, अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगता है, हमको दिक्कत होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, द सॉन्ग कैन बी, द सॉन्ग कैन बी, पेन चालू करना है, द सॉन्ग कैन बी इरिटेटिंग व्हेन इट कम्स विथ अ वेरी हाई पिच एंड सेवेरिटी, है ना। तो इसका आंसर कौन सा आएगा, इट कैन बी इरिटेटिंग, है ना। इरिटेटिंग यानी हमको बहुत तकलीफ दे होता है, इरिटेटिंग का मतलब है ना, ऐसा समझते होंगे आप इरिटेट का मतलब। ठीक है, मैं हिंदी का एग्जैक्ट क्या वर्ड है उसका मुझे याद नहीं आ रहा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द वेब। तो यहाँ सेंटर में दिया हुआ है कि नॉइस मेनली,
है ना, नॉइज मेनली ऑक्योर्स इन सिटीज़ ड्यू टू, किस वजह से होता है भाई, कांस्टेंट ब्लोइंग ऑफ हॉर्न्स, बहुत सारे व्हीकल चलते रहते हैं, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, बड़ी गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ, हर तरह की गाड़ियाँ होती सिटी में, और कंटिन्यूसली हॉर्न बजते रहता है, तो उससे क्या होता है, शोर होता है, नॉइज़ होता है ना बहुत। उसके बाद में दूसरा नॉइज़ किस वजह से होता है, तो यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स, बहुत ऊंचे ऊंची आवाज़ में गाने बजाते हैं लोग, आजकल तो फैशन हो गया है भैया, शादी हो या कोई, क्या बोलना चाहिए उसको यार, जो मराठी में उसको मिरवणूक बोलते हैं, है ना, झांकी वगैरह निकालते हैं लोग, हाँ कुछ भी रहा यार, कोई भी, कोई जीत गया, कोई कुछ हो गया, कुछ भी, जो उनको बहाना चाहिए बस, बड़ी बड़ी मतलब बहुत ही हाई वॉल्यूम में बस डीजे बजाएंगे और नाचेंगे बस, तो उससे क्या होता है, लाउड मतलब नॉइस होता है ना। अभी सोचना चाहिए भाई, ठीक है उनको इन्जॉय होता है जो जो लोग करते हैं, लेकिन बाकी लोग भी रहते हैं हमारे आजू बाजू में, उनके बारे में भी सोचना चाहिए, उनको तकलीफ होती है, क्योंकि जो इसका एक साउंड, आदमी का जो होता है ना, एक कैपेसिटी होता है साउंड को लिसन सुनने का, है ना, तो वो, है ना, मतलब बिलो 65 डेसिबल है शायद, या 50 डेसिबल के आसपास समझ के चलिए, 50 डेसिबल तक अच्छा लगता है, लेकिन उससे ऊपर अगर ज़्यादा रहा तो बहुत तकलीफ होती है। तो इसका आंसर होता है देखिए 22 का ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, व्हाट इज़ द नॉइज लेवल इन कमर्शियल एरियाज ड्यूरिंग द डे टाइम। तो दिन में जो कमर्शियल एरिया है जहाँ पे मतलब बहुत सारी दुकानें हैं, अलग अलग ऑफिसेस वगैरह जो भी है, तो वहाँ पे एरिया, उस एरिया में हलचल होती रहती, लोग बोलते हैं, व्हीकल्स आते जाते रहते हैं, तो उस समय उनका जो नॉइज़ लेवल होता है ना, अबोव द 100 हो जाता है, ओवर 100, है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 है। तो यहाँ पैसेज में दिया हुआ है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, इन कमर्शियल एरियाज द नॉइज लेवल ड्यूरिंग डे टाइम इज रेगुलरली ओवर 100 डेसिबल्स, है ना, विच इज़ मोर देन द परमिसिबल लिमिट्स ऑफ 65 डेसिबल। एक्चुअली 65 डेसिबल तक ही परमिसिबल है, लेकिन लोग उतना कहाँ ध्यान रखते हैं भैया, उनको तो आवाज़ चाहिए, तो बढ़ा देते हैं वो 100 के ऊपर। चलिए, तो इसका आंसर आता है 23 का 4th। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25। क्वेश्चन नंबर 24 और 25 के लिए यहाँ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, रीड द फॉलोइंग, राइट अप एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। तो राइट अप मतलब छोटा सा लेख, है ना, एक जो बड़ा सा कोई न्यूज़ होती है उसमें से छोटा सा पार्ट निकाल कर एक लेख लिखा हुआ है। ये लेख जो है, ये लिखा हुआ जो राइटअप है वो G20 समिट के बारे में लिखा हुआ है, ये आप पढ़ लीजिए, बहुत ही 2-3 लाइन का ही है, और इसके बेसिस पे 24 और 25 का आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, हु डिस्कस ऑन वेरियस इश्यूज इन G20 समिट। तो कौन डिस्कस करता है, तो यहाँ लिखा है देखिए, ड्यूरिंग द समिट, यहाँ लिखा देखिए ड्यूरिंग द समिट, यहाँ पे इनका थोड़ा कलर चेंज हो गया है, ड्यूरिंग द समिट द लीडर्स डिस्कस वेरियस इश्यूज। तो लीडर्स जो हैं वो अलग अलग इश्यूज के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना, बाकी प्रोफेशनल फार्मर्स एक्सपर्ट्स वगैरह नहीं होते हैं, लीडर्स होते हैं वहाँ पे, है ना। हर देश का एक जो मुख्य नेता, प्रमुख, जैसे हमारे देश से हमारे प्रधानमंत्री जी जाते हैं वहाँ पे, ठीक है, इसी तरह सभी अलग अलग देशों से अलग अलग वहाँ के लीडर्स आते हैं और वो अपने अपने इश्यूज के बारे में बात करते हैं वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, व्हाई वाज G20 एस्टेब्लिश्ड, चूज 2 करेक्ट ऑप्शंस। क्यों स्थापना की गई थी, तो यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, द ग्रुप ऑफ 20 वाज एस्टेब्लिश्ड, है ना, यहाँ से देखो, ग्रुप ऑफ 20 एस्टेब्लिश्ड इन 1999 फॉर द ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो फॉर द ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन फर्स्ट वाला आंसर आ जाएगा। उसके बाद में और है, एंड जियो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जियो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी 4th नंबर फॉर द जियो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। इस तरह से इसके 2 करेक्ट ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो इस तरह से हमारे 25 क्वेश्चन लैंग्वेज के कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के 26 to 50 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना, है ना, 15 क्वेश्चन होते हैं, 26 to 40 15 क्वेश्चन ही करेंगे, क्योंकि थोड़ा लंबा हो जाता है वीडियो, और मुझे फिर बाद में वीडियो बनाने के बाद जो है
बात का जो पोर्शन होता है एडिटिंग का, उसमें बहुत दिक्कत हो जाती है मुझे। तो इसलिए हम लोग 15-15 और 20 ऐसे तीन उसमें मैथमेटिक्स कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।